गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आजकल हम पढ़ रहे हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, और उसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में भारतीय संविधान में अंतर्गत भाग 4 में जो नीति निर्देशक सिद्धांत अ, समाहित हैं उनकी चर्चा की थी, और अनुच्छेदवार हमने उनको समझा था। बल्कि यूँ कहेंगे उनकी विषय वस्तु के आधार पर हमने उनको 3 भागों में बांट करके समझा था, जिसमें समाजवादी तत्व थे, गांधीवादी भी तत्व थे, और उदारवादी या बुद्धिवादी तत्व थे। देखिए, मैंने आपसे साथ में ये भी बताया था बहुत सारे और प्रत्येक सामने जो अनुच्छेद थे उनके बारे में भी चर्चा की थी। मैंने ये बताया था कि जहाँ भी ए लिखा हुआ मिलेगा वो समझिए कि वो बाद में जोड़ा गया है। तो कुछ जो तत्व थे वो मूल संविधान में जो थे, और कुछ बाद में जोड़े गए थे। तो उनकी चर्चा आज हम आगे करेंगे, और आगे बाकी शेष चीज़ें चर्चा करेंगे। तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ से हमने छोड़ा था। यहाँ से अब हम आते हैं। देखिए, ये स्लाइड हमें करनी थी। 42वें संविधान संशोधन की बात हम करें। इसमें अनुच्छेद 39 में कुछ प्रावधान जोड़े गए थे, जिनका उल्लेख मैंने उस समय आपके सामने किया था। 39A में भी जोड़ा गया, और 43A, 43B, सॉरी 48A, ये जोड़े गए थे। ये पिछले स्लाइड्स में आप जाकर के देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे कौन सा 43A में जोड़ा गया था, कौन सा 48A में जोड़ा गया था, कौन सा 39A में जोड़ा गया था। वो आप पिछली स्लाइड्स में जाकर के देख लीजिए आप इसको। इसी तरह अनुच्छेद 44 समय जो 44वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा भी 1978 में 38 का जो दूसरा भाग था वो जोड़ा गया था। 38 के दो बताए थे मैंने आपको। तो पहला तो मूल संविधान में था, दूसरा पार्ट जो है वो बाद में जोड़ा गया था। इसी तरह से 86वां संविधान संशोधन 2002 में, उसके द्वारा अनुच्छेद 45 जोड़ा गया। 45 तो पहले से भी था, आप कहेंगे जोड़ा क्या गया फिर उसमें? उसमें उसकी विषय वस्तु बदल दी गई थी। 45 में पहले प्राथमिक शिक्षा का के बारे में था, उसको इस संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में ले आया गया था। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार 21A में दे दिया गया था, और उसकी जगह अब 6 वर्ष तक के बच्चों को देखभाल का और शिक्षा का जिम्मेदारी राज्य को दी गई है अनुच्छेद 45 के तहत। 97वां अनुच्छेद संशोधन जो है 2011 में हुआ, उसमें 43B जोड़ा गया। 43B में क्या था? ये आपकी सहकारी समितियों के बारे में था। वो सहकारी समितियों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा इस टाइप का, ये सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। तो यानी आप पिछली स्लाइड्स में इन अनुच्छेदों को देख लेंगे कि भाई कौन सा बाद में जोड़ा गया, कौन सा मूल में था। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाह रहा आवश्यक रूप से, लेकिन 2-3 जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। ये तीसरे और चौथे नंबर पे जो मैंने दिया है, 86वां संविधान संशोधन और 97वां, ये बाद में हुए हैं। एक 78वां 44वां भी ले सकते हैं। ये 3 जरूर ध्यान रखिए, कम से कम 2 जरूर रखिएगा आप। 86वां और 97वां, इन पर प्रश्न आ जाते हैं कई बार। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न ये है कि क्या नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य क्यों नहीं? मैंने आपको बता ही दिया था, अनुच्छेद 37 में ये प्रावधान है कि इनको लेकर के आप मुकदमा दायर नहीं कर सकते कोर्ट में कि सरकार साहब हमारे ये अधिकार दे नहीं रही है। ये नहीं कह सकते आप सरकार से जाकर, कोर्ट से जाकर के नहीं कह सकते। जैसे मूल अधिकारों के मामले में आप कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। यहाँ वो अधिकार आपको संविधान ने नहीं दिया है। तो फिर क्यों नहीं दिया गया? उन परिस्थितियों को हम समझने की कोशिश करते हैं। संविधान सभा के हमारे विधिक सलाहकार थे सर BN राव। उन BN राव साहब की सलाह पर हमारे जो अधिकार थे उनको 2 भागों में बांटा गया था। एक वाद योग्य और दूसरे अवाद योग्य। वाद योग्य यानी भाग 3 वाले, जिनको हमने मौलिक अधिकार कहा गया, और अवाद योग्य यानी भाग 4 वाले, जिन्हें नीति निर्देशक सिद्धांत कहा गया। यानी जो भाग 4 में है वो भी हमारे संविधान निर्माता हमें मूल अधिकार के रूप में देना चाहते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी
कि वो हमें मूल अधिकार के रूप में नहीं दे पाए, और उन्होंने ये कहा कि चलिए ये आज हम मूल अधिकार के रूप में नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम सरकार के लिए इनको निर्देशों के रूप में शामिल कर रहे हैं, और सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने क्षमता के अनुरूप इन्हें लागू करे। तो वो परिस्थितियां क्या थी जिनकी वजह से वो नहीं कर पाए ऐसा? कौन से कारण थे जिनकी वजह से वो इन्हें मूल अधिकार के रूप में नहीं दे पाए? पहला, आर्थिक संसाधनों की कमी। देखिए, हम लोग लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद हुए थे, और आर्थिक रूप से हमारे बहुत कमज़ोर थे। उद्योग नहीं थे हमारे यहाँ, सरकार की कमाई बहुत कम थी। तो सरकार इतने सारे अधिकार कैसे दे पाती है उस समय? इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने समझा कि ठीक है, आज नहीं दे सकते, लेकिन जब आपके पास सामर्थ्य हो, आर्थिक रूप से सरकार मजबूत हो जाए, देश मजबूत हो, तब उन्हें अधिकार के रूप में दिया जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आज नहीं कर सकते आप, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आपको जाना कहाँ है। एक आदर्श के रूप में उनके सामने इसको रख दिया गया। दूसरा कारण, सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक पिछड़ापन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस समय तत्काल लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे देश में सांस्कृतिक विविधता थी। जैसे अनुच्छेद 44 की बात करें, जो समान नागरिक आचार संहिता की बात करता है, तो उसको तत्काल लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सांस्कृतिक विविधता थी हमारे यहाँ, और आज भी है। तो ये अपेक्षा की गई थी कि धीरे धीरे लोगों को समझाया जाएगा। पिछड़ापन भी था, शिक्षा नहीं थी लोगों में, तो अपने रीति रिवाजों से लोगों को अलग करना एकदम से बड़ा मुश्किल था। ये अपेक्षा की गई कि समझा बुझा के शिक्षा का जैसे जैसे प्रसार होगा, तो लोग बुरी आदतें खुद ही छोड़ते जाएंगे, बुरी परंपराओं को छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, सरकार से सहमत हो जाएंगे। इसलिए उस समय इन चीज़ों को लागू नहीं किया गया। तीसरी बात, हमारे देश की उस समय प्राथमिकताएं कुछ और थी। बहुत सारे काम ऐसे थे जो उस समय अच्छे तो थे, लेकिन प्राथमिकताएं कुछ और थी। देश की एकता स्थापित करना सबसे बड़ी चुनौती थी उस समय हमारे सामने। देश को लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। तो इन प्राथमिक चुनौतियों, आर्थिक विकास को आगे की दिशा में कदम उठाना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो सरकार ने पहले, सरकार को समय दिया एक तरह से संविधान निर्माताओं ने, कि पहले जो प्राइमरी जो आवश्यकताएं हैं देश की, उनको पूरा करिए, उसके बाद इन पर काम करिए। तो इन तीन कारणों से हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों के रूप में इन्हें हमें नहीं दिया, और एक सरकार के लिए निर्देश पत्र के रूप में इनको जारी कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जो निर्वाचन के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की उपेक्षा या अवहेलना नहीं कर सकती। उन्होंने कहा भाई, हम इनके पीछे कानून, कोर्ट की शक्ति नहीं लगा रहे, हम जनता की शक्ति के भरोसे छोड़ रहे। कोई भी सरकार जो जनता चुन करके आती है, वो इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो उपेक्षा करेगी तो अगले बार जनता वोट नहीं देगी, सीधी सी बात है। तो लोकतंत्र जनता की शक्ति से चलता है, कोर्ट की शक्ति से नहीं चलता था। उन्होंने, उनका नजरिया ये था। जनता अगर जागरूक होगी तो सरकार को तो ये सारी चीजें अपने आप करनी पड़ेंगी, और जो सरकार इनकी अवहेलना करेगी वो अगले बार सरकार नहीं रहेगी। तो ये इनके पीछे जनता की शक्ति को रखा गया, कोर्ट की शक्ति पर आधारित नहीं किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी कमियां क्या रही, लोग क्या आलोचना होती है। बहुत सारी आलोचनाएं होती है इनकी। पहली आलोचना ये होती है कि विधिक शक्ति का अभाव है इनके पीछे, जो हमने अभी कहते कि ये वाद योग्य नहीं है मौलिक अधिकारों के समान। तो इसके पर चर्चा हम कर चुके हैं। अम्बेडकर की राय आप रख सकते हैं कि इनके पीछे जनता की शक्ति है, कोर्ट की शक्ति नहीं है। दूसरा, अतार्किक संकलन। अतार्किक संकलन का मतलब यह है कि इनका संकलन जो किया गया है, कोई क्रमबद्धता नहीं है इनमें। कहीं पर आप आर्थिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, कहीं पर्यावरण की बात करने लगते हैं, कभी मद्य निषेध की बात करने लगते हैं। कोई क्रमबद्धता नहीं है। कुछ उदारवादी तत्व हैं, कहीं कुछ गांधीवादी तत्व हैं, कुछ समाजवादी तत्व हैं, मिक्स है। उनमें कोई तर्क संगत आप इनका मतलब आपस में वर्गीकरण नहीं है। तीसरी बात, रूढ़िवादी अथवा समय से पीछे।
ब्रिटिश विचारकों ने कहा था कि ये इंग्लैंड में जो 100 साल पहले की जो विचारधारा थी उस पर आधारित है, फेबियन समाजवाद पर आधारित है। इंग्लैंड उससे बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन भारत अभी उसी वहीं अटका हुआ है एक तरह से, कि इनकी आवश्यकता अब खत्म हो चुकी है, ऐसा कहा कहना था कई लोगों का। और चौथी आलोचना ये थी कि संवैधानिक संघर्ष का कारण बनते हैं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में और न्यायपालिका के बीच में। ये संघर्ष, सॉरी, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के रूप में मुख्य रूप से ये संघर्ष का कारण बने हैं, टकराव को जन्म दिया इन्होंने। तो ये 4 आलोचनाएं मुख्य रूप से की गई हैं इनकी। और कुछ कोटेशंस में मैं बताता हूँ, कुछ विद्वानों के कथन। जो के.टी. शाह एक थे, संविधान सभा में थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया, यानी सरकार के भरोसे छोड़ दिया है इसको। सरकार क्यों देगी ये अधिकार? अगर आप बैंक की इच्छा पर छोड़ दोगे किसी चेक का भुगतान कि आपके पास पैसे हो तो दे देना, तो बैंक में आप जाके उम्मीद कर सकते हो कि आपका पैसा कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही के.टी. शाह साहब का कहना था। ऐसे ही नसीमुद्दीन थे, उन्होंने कहा 9 वर्ष पर किए जाने वाले संकल्प जिन्हें अगले ही दिन भुला दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, ऐसे हैं। सरकार वादे करती है लेकिन वो पूरे नहीं करती जब तक उसको मजबूरी नहीं होगी। हम भी नए साल पर सोचते हैं, अरे इस साल मैं ये करूँगा, इस साल मैं रोज 6 बजे उठ करके या 5 बजे उठ करके पढ़ाई करूँगा, और पता चला तीसरे दिन 3 तारीख तक आते आते, अरे आज तो बहुत सर्दी है, कल कल से कर लेंगे, कल ज़्यादा पढ़ लेंगे। हम तीसरे दिन वादा तोड़ देते हैं अपना, खुद से किया हुआ। वैसे ही ये है, ये नसीमुद्दीन साहब का ये कहना था। के.सी. वियर क्या कहते हैं? उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, बोले ये तो सिर्फ, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। इसी तरह से आइवर जेनिंग्स ने कहा कि ब्रिटेन के 19वीं शताब्दी के राजनीतिक दर्शन पर आधारित हैं, जो मैंने पिछले उसमें भी बताया था। तो कई सारी आलोचनाएं इनकी की गई हैं, लेकिन महत्व की बात भी कर लेते हैं हम यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आलोचनाएं यही हैं केवल, इसके महत्व है निश्चित रूप से। एल.एम. सिंघवी एक बड़े संविधानविद हुए हैं हमारे यहाँ, बड़े वकील भी हुए हैं, वकील थे, और बहुत सारे पदों पर उन्होंने काम किया। उन्होंने इन्हें संविधान का जीवनदायी प्रावधान कहा है। संविधान को जीवन देने वाला प्रावधान है, बोले तो इनके बिना संविधान मृत प्राय। एम.सी. छागला, यदि इन सिद्धांतों को पूर्णतया प्रभावी कर दिया जाए तो हमारा देश धरती पर स्वर्ग बन जाएगा, ये एम.सी. छागला ने कहा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा कि इन सिद्धांतों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये यह प्रतिपादित करते हैं कि संविधान का लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, न कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। केवल राजनीतिक लोकतंत्र से काम नहीं चलेगा, कहने का अभिप्राय ये है। बहुत महत्वपूर्ण है ये लोकतंत्र में। आप समझ लीजिए कि आर्थिक लोकतंत्र के बिना, सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र व्यर्थ है, संभव ही नहीं है। इसी तरह से एम.सी. शीतलवाड़ कहते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत न तो किसी अधिकार का प्रावधान करते हैं और न ही किसी उपचार का, तथापि इनका महत्व है। ये अधिकार नहीं देते और आपको रेमेडी भी नहीं देते 32 की तरह, अनुच्छेद 32 की तरह, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण। कैसे? वो कहते हैं देश की विभिन्न सत्ताओं के लिए निर्देश पत्र हैं, जो भी सरकारें हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनके लिए निर्देश पत्र है एक तरह से, उस रूप में इनकी भूमिका है। रास्ता बताते हैं कहाँ जाना है। दूसरा, न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक हैं। न्यायपालिका के सामने जब मुकदमे आते हैं तो उसको निर्णय करने में आसानी होती है इनके माध्यम से। वो नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी देखती है कि अच्छा, कहीं कोई नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित मामला तो नहीं है, ये देख करके निर्णय करती है। तीसरी बात, राज्य की कार्रवाई का आधार प्रदान करते हैं। राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो उसको आधार देते हैं कि देखिए हमने इनको लागू करने के लिए कानून बनाया है। चौथा, प्रस्तावना में घोषित उद्देश्यों को के अनुरूप है। प्रस्तावना में जो उद्देश्य बताएं, सामाजिक, आर्थिक, न्याय और समानता और बंधुत्व, सारे जो हैं उनके अनुरूप हैं। नेक्स्ट, मूल अधिकारों के पूरक हैं। मूल अधिकार इनके बिना अधूरे हैं। जैसे मैंने बताया था कि 2 प्रकार के अधिकारों की बात थी, और वो इसीलिए थी क्योंकि उस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। छठी बात, उन्होंने कहा कि सरकार का मूल्यांकन कर सकती है जनता इनके आधार पर।
सरकार इनके आधार पर सरकार का मूल्यांकन जनता कर सकती है। हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी बातचीत फिर से। अंतिम जो बिंदु है, टॉपिक है जो इसमें हमें बात करनी है, वो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में क्या संबंध है। तो इनकी तुलना की बात करते हैं जनरली। तो कुछ अंतर बताए जाते हैं इसमें। पहला अंतर तो ये बताया जाता है कि मूल अधिकार नकारात्मक भाषा, नकारात्मक नहीं है, नकारात्मक भाषा में लिखे गए हैं। थोड़ा सा लिखने में यहाँ चूक हुई है, आप लोग इसको समझें। नकारात्मक भाषा में लिखे गए हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक भाषा में लिखे गए हैं, राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे सॉरी, मूल मौलिक अधिकार राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 14 में लिखा, नहीं करेगा, यानी राज्य पर प्रतिबंध है ये। अनुच्छेद 21, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना जीवन और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगा। ये इस प्रकार से लिखा गया है। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों के मामले में लिखा गया है राज्य ये करेगा, ये करने का प्रयास करेगा, ये करने का प्रयास करेगा, ऐसा लिखा गया है। यानी सकारात्मक भाषा है उनकी, इनकी नकारात्मक भाषा है। ये राज्य पर प्रतिबंध है, वो राज्य पर दायित्व है, राज्य के कर्तव्य हैं। दूसरी बात, मूल अधिकार जो है वो वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। स्पष्ट रूप से बता दिया गया है अनुच्छेद 37 में, 37 में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, जबकि अनुच्छेद 32 में स्पष्ट किया गया है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। आप कोर्ट की सहायता ले सकते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तीसरी बात, मूल अधिकार जो है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, यानी समानता का अधिकार देते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, जो एक राजनीतिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं, यानी सामाजिक बराबरी और आर्थिक बराबरी की बात करते हैं, आर्थिक समान अवसरों की बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। और मौलिक अधिकार जो है राजनीतिक बराबरी की बात करते हैं, नागरिक अधिकारों की बात करते हैं। विधिक रूप से बाध्यकारी वही बात है, ये एक ही बात है। दूसरा और चौथा एक ही अर्थ है, कोई अलग अर्थ नहीं है। चौथी बात, पांचवी, अब चौथी बात हम कर लेते हैं क्योंकि इनको एक में एक को खत्म कर देते हैं। व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित जो मौलिक अधिकार हैं आपके, वो व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित है, यानी व्यक्ति के महत्व की बात करते हैं। जबकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो समाजवादी दर्शन पर आधारित है, समाज को महत्व देते हैं, संपूर्ण सबकी भलाई की बात करते हैं। अंतिम बात, मूल अधिकार स्वतः प्रभावी है, यानी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः प्रभावी है। जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों के लागू करने के लिए राज्य को प्रयत्न करने पड़ते हैं। जैसे राज्य को कानून बनाते समय सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लोगों की समानता का अधिकार बाधित ना हो, कुछ करना नहीं है उसके लिए उसको। इसके विपरीत जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उन्हें लागू करने के लिए राज्य को प्रयत्न करने होते हैं। वैसे वास्तव में देखें तो ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, जैसा यहाँ दिख रहा है। इस तुलना में आपको लग रहा है कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वास्तविकता ये है कि एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है, दूसरा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना, जैसा हम जानते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता। जब तक समाज में समानता नहीं होगी, समाज में भाईचारा नहीं होगा और आर्थिक स्थिति, आर्थिक अवसर लोगों को समान रूप से उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र बेमानी हो जाएगा। इसलिए राजनीतिक लोकतंत्र के प्रभावी होने के लिए जरूरी है कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी मौजूद हो। और इसीलिए मौलिक अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी महत्व है हमारे संविधान में। एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की
की कमियों को पूरा करते हैं और इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णयों में इनको परस्पर अनुपूरक के रूप में ही विवेचित किया है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट सेक्शन में आप यूट्यूब पर कमेंट भेज करके आप अपनी कठिनाई मेरे साथ मुझ तक पहुंचा सकते हैं और मैं उसका यथायोग्य जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।